हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लक्ष्मण एंड आज हम जो डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, कि उसमें क्या कैसा बैकग्राउंड है उसका और किस टाइप से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या कंटेंट है और किस टाइप से उसकी ड्राफ्टिंग है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इंडिया में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रही है उसका किस टाइप से बैकग्राउंड रहा है, कैसे कैसे वो इवॉल्व हुई हैं। तो आप देखेंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पहली जो शिक्षा नीति कहते हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 1968 में हमने इंडिया में आई। ओके, एंड उसके बाद 1986 में, और फिर उसमें बीच में थोड़ा सा एक चेंज लाया गया, एक छोटा सा रिफॉर्म लाया गया 1992 में। बीच में आप देखेंगे छोटे छोटे रिफॉर्म्स आते रहे। 2005 में, जैसे आप 2005 में आप देखेंगे जो एक NCF आया था, एक नया फ्रेमवर्क आया था जिसके अंदर आपने देखा होगा NCERTs वगैरह, बुक्स वगैरह और थोड़ा सा करिकुलम्स चेंजेस आए थे। ओके, और फिर RT वगैरह, जो राइट टू एजुकेशन, इस टाइप के छोटे छोटे रिफॉर्म्स आते रहे। लेकिन एक जो मेजर चेंज हुआ है पॉलिसी का, वो 34 ईयर्स के बाद अभी हुआ है, मतलब 2020 में हुआ है। तो हम इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जान लेते हैं कि किस टाइप से ये आई है, पॉलिसी आई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, अक्टूबर 2015 में TRS सुब्रमण्या जो एक कमेटी बनाई गई कि भाई नेशनल एजुकेशन ड्राफ्ट को बनाने के लिए किस टाइप से क्या क्या हम चेंजेस उसमें ला सकते हैं, इसका रिपोर्ट के लिए बनाया गया। ठीक है, तो यू विल फाइंड कि 7 मई 2016 में उसने, जो TRS सुब्रमण्या कमेटी थी, उसने 7 मई 2016 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया। ओके, उसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दी। उसकी मेन रिकमेंडेशंस कुछ इस टाइप से थी कि UGC जो है, NICTE है, इसको हटा दिया जाए या इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए जाएं। स्ट्रीम सिस्टम जो है, स्ट्रीम सिस्टम का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाई करना, वो उसको हटाया जाए, इस टाइप से, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सुझाव दिए थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन करके एक एजुकेशन कमेटी बनाई गई, जिसको कहा गया कि आप जितना भी जल्दी से जल्दी हो सकता है, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि आप जितना भी जल्दी हो सकता है एक एजुकेशन का ड्राफ्ट बनाइए, एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाइए, सो दैट एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ सके। तो अब उतना जल्दी तो नहीं हो पाया, लेकिन 31 मई 2019 को उस कमेटी ने ड्राफ्ट जो है वो गवर्नमेंट को दिया, और गवर्नमेंट ने 29 जुलाई 2020 में इस जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यू कैन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये इंट्रोड्यूस की। इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए, जिसको हम आगे चल के एक एक करके देखेंगे। तो अभी और कुछ इसके आने से चेंजेस क्या हुए, इसमें क्या देखिए क्यों ज़रूरत पड़ी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक 34 ईयर्स जो पुराना एजुकेशनल सिस्टम है हमारे यहाँ दिया हुआ, तो उसको हम बस फॉलो करते जा रहे थे, जिसके कारण से कहीं ना कहीं एजुकेशन में रिफॉर्म आना ज़रूरी था, और ये एक काफ़ी अच्छा रिफॉर्म है। और इस रिफॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूं कि MHRD जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब उस मिनिस्ट्री का नाम चेंज होकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, तो जो अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, अगेन से पहले जो MHRD मिनिस्टर थे, रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये बताया था कि इस कमेटी को बनाने में और इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए पूरे इंडिया से ग्रास रूट लेवल मीन्स विलेजेस से लगभग 1,25,000 ग्राम समितियों से डिस्कशन किया गया, NGO से डिस्कशन किया गया, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सभी से डिस्कशन करके इस टाइप से MHRD मिनिस्ट्री का कहना है कि ये एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है। और इसके बारे में काफ़ी सारी जो जानकारी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं प्रकाश जावड़ेकर, है ना, और अमित खरे हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, खरे मेरा बहुत फेवरेट सरनेम है। ठीक है, अमित खरे जी जो हैं हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और बहुत सारी चीज़ें अभी हम खुद भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो इस लेक्चर को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो स्कूल, ओके, दूसरा कॉलेज लेवल में क्या चेंजेस आए हैं,
और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में क्या चेंजेस है। तो वन बाय वन करके हम इसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप इस यहाँ भी देख पा रहे हैं 1968 में पहली बार आया, फिर 1986 एंड एक छोटा सा जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, और अभी जो है 2020 में। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि ये ड्राफ्ट बहुत बड़ा है, तो उसके लिए बहुत सारी स्लाइड्स बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और समय भी लगता है और आप लोगों को भी बोर लगेगा बहुत सारी स्लाइड्स के लिए। तो जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बढ़िया होता है कि आप सुन करके उसको नोट डाउन करें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, विच विल हेल्प यू आउट। ठीक, अब हम देखते हैं कि मेजर की टेकअवेज क्या हैं इसके। तो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि स्कूलिंग में इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले हम स्कूलिंग देखते हैं कि स्कूलिंग में इसका मेजर चेंजेस स्कूल लेवल पे क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा पुराना सिस्टम था, यूल फाइंड कि इधर लिखा होगा ना, 10+2 का जो स्कूलिंग स्ट्रक्चर था उसको गवर्नमेंट ने चेंज करके कर दिया है 5+3+3+4। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं उसको नोट डाउन करें, 5+3+3+4। ओके, अब हम इसको 5+3+3+4 इसको हम, ये क्या है, मतलब क्या ही ला दिया है। 10+2 था वो समझ में आ रहा था, अभी 5+3+3+4 ये क्या है। तो हम उसको डोंट वरी एक एक करके समझते हैं। तो ये स्टेजेस हैं, 5 अलग स्टेज है, 3 अलग स्टेज है, 3 अलग स्टेज है एंड 4 अलग स्टेज है। ठीक है, हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो 5 क्या है, 5 है, 5 को हम कहेंगे फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में 5 साल लिए गए हैं, जिसमें 3 यहाँ पर लिखा भी आप देख रहे हैं, एज जो रहेगी 3 साल से 8 साल तक का बच्चा उसमें फाउंडेशन स्टेज में आएगा, जिसके अंदर क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग के 3 इयर्स होंगे, इस फाउंडेशन स्टेज के स्टार्टिंग के जो 3 इयर्स होंगे वो बच्चा प्ले स्कूल रहेगा। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में आंगनबाड़ी, नर्सरी, प्ले, इस टाइप का जो रहता है, जिसमें बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, जो उनकी मर्जी रहती है वो करते हैं, इस टाइप का। ओके, और जो अगले 2 साल होंगे वो क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड पढ़ेगा वो। ओके, अब इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो ये फाउंडेशन स्टेज है, इसमें बच्चा सिर्फ खेलेगा और थोड़ा बहुत पढ़ाई करेगा, जो उसका मन करेगा वो करेगा। इसमें टीचर्स को हिदायत है कि बच्चे पर किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं डालना है। एग्जाम का प्रेशर होता है ना, बच्चा पास होगा, इस टाइप का प्रेशर नहीं डालना। ओके, तो इसमें सबसे बढ़िया किया गया है, फाउंडेशन स्टेज में कोई भी किसी भी टाइप का एग्जाम नहीं होगा, विच इज़ वेरी गुड थिंग। छोटे बच्चे पर एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं होगा। तो फाउंडेशन स्टेज में देखिए एग्जाम नहीं होगा। ओके, तो पहला 3 साल जो होगा वो प्ले का होगा एंड जो उसके बाद के 2 साल होंगे क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड। दूसरा आप देख रहे हैं जो प्रिपरेटरी जो स्टेज है वो 3 साल की स्टेज है, 5 वाला हो गया, अब 3। तो उसमें प्रिपरेटरी स्टेज में यू विल फाइंड कि क्लास सेकेंड तक तो बच्चा पढ़ गया फाउंडेशन स्टेज में, अब बच्चा पढ़ाई करेगा 3 to 5th, क्लास 3rd to 5th। ओके, इसमें क्या है, इसकी खासियत क्या है, तो इसकी खासियत है इसमें बच्चा एक्टिविटीज एंड स्टडीज दोनों पर ध्यान देगा। ओके, प्रिपरेटरी में बच्चा अपनी स्टडीज एंड एक्टिविटीज, मतलब प्ले अलॉन्ग विद स्टडीज, है ना, ये सब चीज़ों पर ध्यान देगा। अब इसमें एक खासियत और है कि इसमें इंग्लिश, जो हमारे यहाँ एक दौड़ा भागी रहती थी, छोटे बच्चों को इंग्लिश सीखो, इंग्लिश, इस टाइप की चीज़ें हटा दी गई हैं, है ना। हटा दी गई मतलब अबॉलिश नहीं कर दी गई है, लेकिन एक इंग्लिश बस एक सब्जेक्ट रहेगा। अभी इसमें एजुकेशन जो है वो आपकी मदर टंग नेशनल लैंग्वेज में या तो रीजनल लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल का कोई 3rd to 5th का बच्चा है तो वो बंगाली में भी पढ़ाई कर सकता, मतलब बंगला में भी पढ़ाई कर सकता है, और चाहे वो अपनी नेशनल लैंग्वेज हिंदी में पढ़ाई कर सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो मैंडेटरी है। गवर्नमेंट ने उसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं डाला है इस ड्राफ्ट में कि वो मैंडेटरी है। ठीक है, ऐसी चीज है। अब उसके आगे हम आते हैं, तो उसके आगे यू विल फाइंड 5+3+3। तो जो दूसरा 3 है दैट इज व्हाट, मिडिल स्टेज, मतलब एज ऑफ 11 से लेकर 14 तक। तो एज ऑफ 11 से लेकर 14 तक बच्चा कौन सी क्लास पढ़ेगा, कोई स्टूडेंट जो रहेगा, स्टूडेंट 6 to 8 तक पढ़ाई करेगा। ओके, अब इसमें थोड़े से बढ़िया चीज़ें आई हैं, जैसे कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस ड्राफ्ट का कि इसमें कंप्यूटर कोडिंग, इसमें जो है
कंप्यूटर कोडिंग बच्चे को सिखाई जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग के भी इसमें क्लॉजेज हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग के भी क्लॉजेज हैं, माइनर टेक्निकल ट्रेनिंग के, मैथ, साइंस, ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स है ना, और आर्ट्स वगैरह ये सब बच्चा पढ़ेगा। इसमें बच्चे को ये सब सिखाया जाएगा। ओके, अब इसमें कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि क्लास 6 से 8th के बीच का जो स्टूडेंट होता है वो अपने जो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें इंटर्नशिप भी कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल, किसी बच्चे को कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, कंप्यूटर कोडिंग में, तो वो बच्चा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इसी दौरान, स्कूलिंग के दौरान ही इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ है। अब हम आते हैं 4th स्टेज में, मतलब कि सेकेंडरी स्टेज में। 4th स्टेज को कहा जाता है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कि हाँ, अभी मिडिल स्टेज का एक और था, इसमें एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम सेकेंडरी स्टेज में आते हैं, जिसमें एज ऑफ 14 से लेकर के एज ऑफ 18 तक के बच्चे पढ़ाई करेंगे। ओके, अब इसमें क्लास 9th to 12th तक का है। ओके, तो इसमें पहले अभी तक जो प्रीवियस जो पॉलिसी थी उसमें हमने देखा, एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 में, कि 10th के बाद बच्चा एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लेगा और उसी को लेकर के आगे पढ़ाई करेगा और हायर एजुकेशन भी उसी में करेगा। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया गया है, स्ट्रीमिंग सिस्टम ही हटा दिया गया है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, आपको अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है। फॉर एन एग्जांपल, एक साइंस का स्टूडेंट है, उसको आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है। बायोलॉजी का स्टूडेंट है और उसको पढ़ना है कॉमर्स। मैंने कई स्टूडेंट्स और मेरे भी काफ़ी करीबी लोग रहे हैं जिनको बायोलॉजी भी पढ़नी थी और कॉमर्स भी पढ़ना था, है ना, लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी प्रोविज़न था नहीं हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन अभी ऐसा है। तो अभी गवर्नमेंट ने मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेकर के, मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स लेकर के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने इसमें कोई क्लैरिटी नहीं दिया, ड्राफ्ट में अभी तक ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस टाइप से सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन जितना मैंने डिफरेंट साइट्स में और डिफरेंट एनालिसिस देखे हैं और रिसर्च पेपर्स देखे हैं, उसमें मैंने देखा, उससे जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है वो ये किया है कि एक पूल ऑफ सब्जेक्ट्स रहेगा कि इस पूल में ये सब्जेक्ट्स है, इस पूल में ये सब्जेक्ट है, इस पूल में ये सब्जेक्ट है, आपको किस पूल को सेलेक्ट करना है ना। तो वो अभी इस टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट तो नहीं मिला है, लेकिन इस टाइप से रहेगा तो बच्चे अपने पसंद का पूल ले सकते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। और पहले होता था ना कि एग्ज़ाम के 4 दिन पहले पढ़ाई कर लिए और मार्क्स ले आए, अभी वैसा नहीं है। अभी इसमें प्रॉपर सेमेस्टर सिस्टम हो गया। लाइक 6, जैसे कॉलेजेस में अभी होता है 6 महीने पढ़ाई करेंगे, 6 महीने में एक सेमेस्टर होगा, सेकेंड सेमेस्टर होगा, फिर ऐसे करके 1 साल का पूरा पढ़ाई हुआ। तो जो हमारा सेकेंडरी स्टेज है उसमें मतलब 9 to 12 तक बच्चा मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर सकता है एंड सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाई होगी। ओके, मतलब इससे बच्चे की, स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग जो होगी वो डेवलप होगी। ओके, इसमें कोई भी एक फॉरेन का लैंग्वेज लेकर के पढ़ना ज़रूरी है। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, किसी को जर्मन में इंटरेस्ट है वो जर्मन लेके पढ़ सकता है, फ्रेंच पढ़ सकता है ना, तो इस टाइप से। लेकिन अभी जैसे मैंड्रिन आप लोग जानते हैं, मैंड्रिन जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कह देते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के, तो मैंड्रिन अभी जो इंडिया और चाइना के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण से मैंड्रिन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ड्रॉबैक है, मैंड्रिन को इसमें इंक्लूड करना चाहिए सो दैट हम उनका कल्चर, उनके डॉक्यूमेंट्स और उनकी काफ़ी सारी रिसर्च होती है वो सब पढ़ सके हमारे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, इस टाइप से पूरा एजुकेशन सिस्टम स्कूलिंग के लिए इसमें ड्राफ्ट किया हुआ है। अब हम आते हैं ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में देखिए, ग्रेजुएशन में पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, है ना, अभी ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया गया, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। देखिए पहले क्या होता था कि बच्चे, किसी स्टूडेंट ने 1 साल पढ़ाई की ग्रेजुएशन में, ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी के साथ, इसमें भी अब मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। इट मीन्स पहले हम करते हैं BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स, BCom BSc, ये सब अब मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। इसका मतलब क्या है, स्ट्रीमिंग सिस्टम ही हटा गया। पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने जो इंटरेस्ट है उन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, है ना। तो
इसमें सिर्फ ऐसा मिले कि हाँ बैचलर डिग्री है या ग्रेजुएट डिग्री है। अभी पहले क्या होता था कि पहले आपने देखा होगा कि किसी ने 1 साल पढ़ाई की, उसके बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या कुछ और भी रीज़न है। इंडिया में ऐसा बहुत है, मतलब आप रूरल एरियाज़ में देखेंगे 1 साल पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी तो उसकी 1 साल का जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो वेस्ट हो गया। यदि उसको दोबारा से कॉलेज करना है या ग्रेजुएशन करना है तो उसको स्टार्ट से, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में ये बहुत अच्छा किया है कि इसमें ऐसा कर दे 4 साल को अलग अलग में डिवाइड कर दिया। जैसा कि किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर पहला साल पढ़ाई कंप्लीट किया तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल पढ़ाई कंप्लीट किया तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ाई किया तो उसको डिग्री मिलेगा। एंड यदि वो चौथा साल अपना कंप्लीट करता है तो उसको रिसर्च सर्टिफिकेट भी साथ में मिलेगा, है ना। इस टाइप से पूरा एक जो बैचलर प्रोग्राम है उसको इस टाइप से बनाया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट, 2 साल कंप्लीट किए तो डिप्लोमा, 3 साल कंप्लीट किए तो डिग्री एंड चौथा साल कंप्लीट किया तो रिसर्च। अभी देखिए इसका बहुत अच्छा है, फॉर एन एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छी चीज़ एक मतलब ऐड की गई है आई कैन से। आप लोगों ने सुना होगा, पहले जॉब्स में आप लोग सुनते होंगे कि मैंने सबस्टिकल गैप ले लिया है, सबस्टिकल लीव ले ली है ना। उसका मतलब क्या होता है, सबस्टिकल मीनिंग क्या होता है वो समझाता हूँ। इट मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने 1 साल पढ़ाई की, ओके, एज अ स्टूडेंट मैंने 1 साल पढ़ाई की और सर्टिफिकेट कोर्स किया, 1 साल किया और मेरा फाइनेंशियल कंडीशन, मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और मैंने छोड़ दिया पढ़ाई, तो ये मेरा सबस्टिकल गैप हो जाएगा, ओके। मतलब कि जब मैं दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, ग्रेजुएशन में आऊंगा तो मुझे फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेरा सर्टिफिकेट कोर्स पहले से हो गया, मैं दूसरे सेकेंड ईयर से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। तो ये एक बहुत अच्छा इस ड्राफ्ट में बहुत अच्छा ये पॉलिसी है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें हम एक और बहुत अच्छा है, आप लोगों ने बैंकिंग सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा, वैसे ही इसमें बैंक ऑफ क्रेडिट मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी है इस पॉलिसी में। व्हाट इट मीन कि कोई बैंक है आप पैसे जमा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक मार्क्स का बैंक है ना, ये क्रेडिट का बैंक है, क्रेडिट स्कोर का बैंक है ना। मतलब कि आप एक से ज़्यादा कोर्सेज एक साथ कर पाएंगे और जितना डिफरेंट टाइप के कोर्सेज या सब्जेक्ट्स आप लेंगे तो उसका एक वर्चुअली डिजी लॉकर इस टाइप में आपका जो रहेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसमें स्कोर जो रहेगा वो आपका ऐड होता रहता है। इस टाइप से सिस्टम किया गया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, है ना। और अब हमने ये देख लिया कि हमारा ग्रेजुएशन क्या था। अब हम देखेंगे कि पीजी का क्या सीन है। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या सीन है। पोस्ट ग्रेजुएशन का जैसे हमने देखिए, ग्रेजुएशन में 4 साल सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री एंड रिसर्च। अभी जिसने रिसर्च की है, बहुत अच्छे सुनिएगा मेरे वर्ड्स को, जिसने रिसर्च किया मतलब जिसने 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया है, उसको यदि पीजी करना है उस स्टूडेंट को, तो उसको 1 साल का पीजी करना है। उसको पीजी करने में सिर्फ 1 साल का है, मतलब उसे यदि अपनी मास्टर्स डिग्री करनी है तो उसे मास्टर्स करने के लिए सिर्फ 1 साल देना पड़ेगा। जिसने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है उसको 2 साल का पीजी करना पड़ेगा। मतलब पीजी करने में पहले भी 5 साल लगते थे पोस्ट ग्रेजुएशन, अभी भी 5 साल ही लगेंगे। मैं क्लियर हूं, है ना। ओके, अभी इसमें री एंट्री का तो बता ही दिया है मैंने कि री एंट्री कैसे, मतलब मल्टीपल टाइम एंट्री मल्टीपल एग्जिट का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एमफिल जो है वो उसको अबॉलिश का मतलब हटा दिया गया है एमफिल को, और पीएचडी प्रोग्राम जो है वो पहले की तरह ही 4 साल का रहेगा, ठीक है। अब हम इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स आए हैं वो देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले आपने सभी ने देखा होगा, ये हम पढ़ चुके हैं कि रीजनल लैंग्वेज में क्या एम्फेसिस होगा या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या है तो वो हम देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में आप देखेंगे कि पहले गवर्नमेंट की बहुत सारी इस सिस्टम में भी आप जो प्रीवियस आपने 1986 का 1992 का देखा होगा, उसमें बहुत सारी डिफरेंट हायर एजुकेशन के लिए अलग से बॉडी बनी हुई है, हायर स्कूल के लिए, हाई स्कूल के लिए, प्राइमरी के लिए, सबके लिए अलग अलग बॉडी था। अभी लेकिन इसमें एक क्या किया गया है, जो एजुकेशन की टॉप मोस्ट बॉडी होगी वो होगी HECI,
HECI, मेरा बहुत अच्छे से सुनिएगा और इसको नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम्स में बिल्कुल पूछेगा, चाहे वो आप स्टेट PSCs दे रहे हैं, UPSC दे रहे हैं, या आप किसी टैग या कुछ PGT TGT या प्रिंसिपल किसी के लिए भी एग्जाम दे रहे हैं, सब में पूछेगा और हमेशा एजुकेशन रिफॉर्म्स पूछे ही जाते हैं। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा। जो टॉप एजुकेशन बॉडी होगी वो होगी HECI। व्हाट इट मीन? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इसे कहा गया है फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फेस नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन का फेस नहीं है। ओके, लेकिन ये वर्चुअली सबको देखेगी और सबको रेगुलेट करेगी। अब इस बॉडी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, HECI में, मतलब कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में 4 ऑटोनमस बॉडी हैं। पहली, नोट डाउन इट, पहली नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC, ठीक है, NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। सेकेंड, जनरल एजुकेशन कैरिकुलम, जनरल एजुकेशन कैरिकुलम, GEC। ओके, एंड थर्ड वन इज HEGC। व्हाट इट मीन? हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन। ओके, फोर्थ वन इज नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ओके, अब नेशनल एक्रेडिटेशन का तो मतलब आपको पता ही है ना, कि जो मान्यता वगैरह ये सब देते होते हैं, है ना। तो आप इन चारों बॉडीज को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। बिल्कुल सारे एग्जाम से पूछा जा सकता है कि इस किस बॉडी का क्या काम है। तो नाम से ही पता चल रहा है, जो पहला बॉडी है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये क्या करेगी? रेगुलेशंस रहेंगे, जो भी रेगुलेशंस रहेंगे उनको लेकर के अपने नियामक जिनको बोलते हैं, जो नियामक जिन्हें कहा जाता है हिंदी में, नियामक को लेकर के ये काउंसिल है, उसका काम है। दूसरा जो है जनरल एजुकेशन कैरिकुलम, कैरिकुलम समझ में ही आ रहा है कि हमारा इस क्लास का, जैसे मैंने पूलिंग बताया कि सब्जेक्ट वाइज पूलिंग होगी, है ना, क्या किसका फ्रेमवर्क है, किस क्लास में क्या उसका फ्रेमवर्क होगा, है ना, वो सारी चीज़ें। दूसरा है हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। तो देखिए पहले जो बॉडी हुआ करती थी UGC, ओके, और टेक्निकल एजुकेशन के लिए होती थी NICTC, है ना, सिटी, ये जो होती थी, इन सबको अबॉलिश कर दिया गया है। तो मतलब इनको दोनों को मर्ज करके क्या किया जाएगा, जो एक सिंगल बॉडी बनाई जाएगी। और जो एक्रेडिटेशन है ना, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, तो ये क्या रहेगा कि हर 15 साल में किसी भी महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की जो एक मान्यता को ख़त्म करना या फिर से उसको चालू करना, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। तो ये सब सारी चीज़ें थी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन और इसमें आप लोग का मैं व्यू भी जानना चाहूँ, कमेंट करके मुझे बहुत अच्छे से बताएं। इंग्लिश को इसमें काफ़ी लेस इंपॉर्टेंस दिया गया है ना। देखिए ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आप देख ही रहे हैं कि इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, आप ग्लोबली देखेंगे इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स जो है, वो उस जिसमें BEd DEd ये सब सारी चीज़ें आती हैं, तो उसको जो रेगुलाइजेशन का काम है, वो रेगुलाइजेशन की जो अथॉरिटी है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है। देखिए दोस्तों, आपको सभी को पता होगा कि अकॉर्डिंग टू द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो एजुकेशन है दैट इज द पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, मतलब कि वो सब्जेक्ट स्टेट का भी है एंड यूनियन गवर्नमेंट का भी है, लेकिन आप उसका जो रेगुलेशन है वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए या इसमें थोड़ा चेंजेस होना चाहिए। मैं आप सभी का व्यू जानना चाहूँगा और इसको प्लीज़ लिखें कि जो सेंट्रलाइजेशन हुआ है प्रोग्राम को लेकर के, वो उसमें आप लोगों की क्या राय है। और जो भी अभी इसमें जो भी अपडेट्स आएंगे फ्रेंड्स, मैं उसको अपडेट करता रहूँगा। और कीप स्टडी हार्ड। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।